बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिज़ा है मेरा नाम, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। सबसे पहले नाज़रीन, आज हम बात करते हैं साइबर बुलिंग के हवाले से। आप किसी का कोई नाम इंटरनेट के ऊपर लेकर कोई गालम गलौज करते हैं, किसी को बुरा भला कहते हैं। देखिए, कहने को तो हम ये कह देते हैं कि हम अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, मगर आपकी ओपिनियन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी मुंह उठा के कुछ भी कह दें। आपका मुंह इस काबिल नहीं है कि आप किसी को भी कुछ कह सके। इस चीज़ को कहा जाता है साइबर बुलिंग। और बहुत सारी ऐसी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, स्टार्स हैं, वो इसका शिकार होती हैं। सेलिब्रिटीज़ को आप साइड पे करते हैं, चलें थोड़ी देर के लिए। आम जो आवाम है ना, वो भी इस चीज़ का बहुत शिकार होते हैं। एक तो ये है ना कि आपने किसी की कोई वीडियो लीक कर दी, कोई ऐसा काम कर दिया, उस पर तो आपके ऊपर कानून लागू होता ही होता है कि आपकी पकड़ है ही है, बहुत सख्त है। मगर इसमें आप किसी को फिज़िकली कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, कोई आपकी वीडियो लीक नहीं कर रहे, मगर आप उसका नाम लेकर उसके साथ गालम गलौज कर रहे हैं, गंदी घटिया 2 टके की बकवास कर रहे हैं, गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, और सिर्फ अपने 2 टके के व्यूज़ के चक्कर में, 2 कौड़ी के व्यूज़ के लिए, ठीक है, ये जो आप हरकतें करते हैं, जिससे आप किसी की ज़ात को हिट कर रहे होते हैं, ठीक है, अपना कंटेंट कुछ होता नहीं है बोलने के लिए, अपनी कोई अक्ल होती नहीं है, भैंस जो है ना वो चरने गई होती है, ठीक है, आगे पीछे कुछ ख़ानदान नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं है, नस्ली है नहीं आगे से, और जो बकवास करनी होती है बकवास कर रहे होते हैं, शहजादे बने होते हैं अपनी तरफ से। गली का कुत्ता नहीं जानता आप लोगों को जिस तरीके की आप लोग बकवास करते हैं। आज ये शो, ये वाला जो सेगमेंट है मेरा, ख़ास उन घटिया लोगों के लिए जो 2 टके के हैं और 2 टके के कमेंट जो है ना करते हैं, मुंह से गालम गलौज करते हैं, गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जिनकी माँ भी नहीं है, मुझे लगता है जिनकी बहन भी नहीं है, जिनकी कोई बेटी भी नहीं है। अगर ये माँ बहन और बेटी, ये 3 रिश्ते बता रही हूँ, माँ बहन बेटी वाले होते तो किसी की माँ बहन बेटी के ऊपर ऐसी बात नहीं करते। सेलिब्रिटीज़ भी शिकार हैं और आम आवाम की जो आम औरतें और मर्द हैं वो भी शिकार हैं। किसी को भी मुँह उठा के कह देते हैं भाई है। तो ये जो कौन है जो कह देते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे आज क्या कवानीन है, इस पर डिस्कस करेंगे और उनको बताएंगे कि आपकी औकात क्या है, ठीक है, और आप कौन हैं और आपके साथ किया जा सकता है और कौन कौन से कानून आपके पास जो है ना लगते हैं और आप पे लागू होते हैं। तो आज अपनी शलवारें उठाइए और भाग जाइए, क्योंकि ये जो शो है ना, ये ख़ास उन 2 टके के व्यूज़ कमाने वालों के लिए जिनके पास कंटेंट कुछ नहीं है, किसी के लिए भी कुछ बोल के ना तो पैसा कमाने के लिए निकले और जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? मेरे पास ज़ैन कुरैशी मौजूद हैं और ज़बरदस्त माहिर कानून है। आज इनको ख़ास तौर पे मधु किया है कि आज हमें बता सकें। सबसे पहले तो हम शुरू यहाँ से करेंगे कि जिन लोगों की वीडियोस लीक कर दी जाती हैं, सबसे पहले उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। 2-3 किस्म के केसेस जो हैं, बीइंग ए लॉयर मैंने देखे हैं, जो पाकिस्तान में ज़्यादातर ऐसे केसेस आते हैं जो वीडियो लीक के हवाले से होते हैं। उनमें जो फर्स्ट कैटेगरी है वो तो ये है कि जैसे किसी का डाटा किसी के पास मौजूद है, ड्यूरिंग द रिलेशनशिप बना लिया जाता है और बाद में जब रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है उसको रिवेंज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। लड़का लड़की के लिए करती है, लड़कियां लड़कों के लिए भी कर लेती हैं। जी बिल्कुल ऐसा। और दूसरा ये है कि जो आप है, तो ये बड़ी एक अफसोसनाक बात, बट कहीं पे जहाँ पे शादी भी इवन हो गई हो तो एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ का डाटा शेयर कर देता है और एक्स वाइफ एक्स हस्बैंड का डाटा शेयर करती है शादी ख़त्म होने के बाद। और बाद में ये डाटा जो है, ये बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये इस्तेमाल किया जाता है एक दूसरे को करैक्टर एक दूसरे का ख़राब करने के लिए, ये बताने के लिए कि मैं अच्छा था शादी में जी, तो ये साली अच्छी नहीं थी, जिसका कैरेक्टर ख़राब था, इस तरीके की बात करने के लिए उनको यूज़ किया जाता है। और तीसरी, जी बिल्कुल ऐसा, तीसरी कैटेगरी ये है कि एक शख्स ने ना तो किसी को डाटा भेजा होता है, ना ही किसी शख्स को तस्वीर भेजी होती है, ना वीडियो भेजी होती है। उससे कोई ना कोई शख्स जो है वो जेलसी के अंदर ब्लैकमेल करने के लिए उसकी शक्ल को इस्तेमाल किया जाता है और उस शक्ल को या उसकी तस्वीर को किसी ऐसे इमेज के साथ लगा दिया जाता है जो कि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट होती है, ऑब्जेक्शनेबल होती है, यानी एडिटेड तस्वीर तैयार कर ली जाती है। अच्छा। तो ये तीनों कैटेगरीज के केसेस हैं जो ज़्यादातर पाए जाते हैं या जो अदालतों के अंदर ज़्यादातर जो है वो देखे गए हैं। अब इनमें जब किसी की वीडियो या तस्वीर शेयर हो जाए
अब प्रॉब्लम ये आती है, जो आपका क्वेश्चन था मैं उस तरफ आने लगा हूँ। होता ये है कि आमतौर पे लोग ब्लैकमेल होते रहते हैं। ब्लैकमेल होने के बाद वो क्या करते हैं कि वो जब ऐसा शख्स उनसे मनी एक्सटॉर्ट कर रहा होता है, पैसे मांग रहा होता है, तो वो उसको पैसे भी देते रहते हैं। अच्छा जी, इसके पीछे जो क्रिमिनल इंटेंट होती है किसी क्रिमिनल की, वो 2 से 3 कैटेगरीज हो सकती हैं। या तो वो ब्लैकमेल करना चाहता है, या वो उसकी रेपुटेशन को हार्म करना चाहता है, या वो रिवेंज लेना चाहता है। अच्छा, अब तीनों कंडीशंस के अंदर जो शख्स ब्लैकमेल हो रहा होता है, अगर तो वो पैसे देना शुरू कर दे, तो देखा ये गया है कि वो जो ऑनगोइंग प्रोसेस है वो मजीद कंटिन्यू रहता है, वो खत्म नहीं होता। ठीक है। अच्छा, होता ये है कि आमतौर पे लोग ऐसे केसेस के अंदर FIR भी रजिस्टर्ड हो जाती है, लेकिन अदालतों में जाके कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अच्छा, प्रेशर आ जाता है फैमिलीज का, रिलेटिव्स का आ जाता है। आमतौर पे लोग क्योंकि एक दूसरे को जानते होते हैं, कॉमन फ्रेंड्स भी होते हैं, कॉमन रिलेटिव्स भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि इन लोगों की फौरी तौर पे राजीनामा हो जाए। देखा ये गया है कि जो साइबर क्रिमिनल होते हैं इस तरह के केसेस के, जो ख्वातीन का ऑब्जेक्शनेबल डाटा शेयर कर देते हैं, ये रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं। ये बाहर आते हैं और दोबारा उस एक्ट को रिपीट करते हैं। बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसा देखा जहां पे ख्वातीन की पहले उनकी फैमिली मेंबर्स ने राजीनामा करवा दिया, कॉम्प्रोमाइज करवा दिया, उनको प्रेशराइज करके जी चलें कोई बात नहीं, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, अभी तो खैर FIR हो गई है। अल्टीमेटली ये देखा गया कि वो शख्स दोबारा आके ब्लैकमेल कर देते हैं। लिहाजा जो भी शख्स जो इसका विक्टिम है, एक तो वो उसको फौरी तौर पे चाहिए कि वो इसको रिपोर्ट करे, और उसके बाद अगर FIR हो जाए, रिपोर्ट करनी है वो किधर करनी है? FIA में करनी है? जी FIA साइबर क्राइम सर्कल में करनी है। अब उसका तरीकेकार ये है कि आप एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेंगे, जो कि अभी आप जब एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेंगे और ड्राफ्ट करने के बाद आप उसमें वो URL मेंशन करेंगे कि किस URL से ये तस्वीर जो है वायरल की गई है। URL से मतलब है कि अकाउंट डिटेल्स आप उसमें देंगे, और उसके अलावा ये है कि आप उसके अंदर तमाम वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, और कि जिसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी मैसेजेस किस किस को किए जा रहे हैं, वो तमाम स्क्रीनशॉट्स को आप साथ कर दें। अब जैसे आजकल एक नया इदारा नेशनल साइबर क्राइम अथॉरिटी के हवाले से भी क्याम में आया है, जहाँ पे जो इन केसेस को जो है आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इवन पुलिस भी सर्टन केसेस के ऊपर जो है अब जुरिस्डिक्शन रख रही है, और पुलिस के अंदर भी सर्टन केसेस को ना सिर्फ रिपोर्ट किया जा रहा है बल्कि FIRs भी सामने आ रही हैं। अच्छा। तो इसमें मुतलका जो भी आपको नियरेस्ट जो आप समझते हैं कि आपको सर, इसमें जो सजा होती है वो किस हद तक होती है? देखिए, सेक्शन 21 जो है उसके अंदर जो पनिशमेंट है वो तो 21 सेक्शन डील करता है ऑब्जेक्शनेबल तस्वीरों से रिलेटेड है। इसकी सजा है 5 ईयर्स, और इसमें अगर कोई किसी की तस्वीर को तैयार करता है, किसी को भेज देता है, इसको वायरल करता है, तो इसकी या ट्रांसमिट करता है, तो इसकी सजा जो है वो कानून के अंदर 5 साल। अभी वायरल नहीं की, सिर्फ बनाई है और उसको फोन पे भेज के कोई धमकी दी हो किसी लड़की को, बेचारी को, तो क्या वो लड़की अगर कंप्लेन करती है तो भी उसकी 5 साल की सजा है? जी, अभी वायरल नहीं की, सिर्फ उसने बना के लड़की को भेजी है धमकी जो है ना, तो भी लड़की कर सकती है? जी बिल्कुल कर सकती है। देखिए, जब आप कि इंटेंट ये है कि आप किसी को सेक्सुअली इंटेसाइज कर रहे हैं, या आप उसको कह रहे हैं कि अगर ये एक्ट मेरे साथ दोबारा ना किया तो मैं ये कर दूंगा, या अगर आप उसे कह रहे हैं कि अगर मुझे पैसे ना भेजेगी तो मैं इसको ट्रांसमिट कर दूंगा, तो बेसिकली इंटेंशन तो क्लियर होगी। तो लॉ इंटेंशन के ऊपर बात करता है कि इंटेंशन क्या है किसी की, अगर उसके पास कोई डाटा आया है या तस्वीरें आई हैं, तो इंटेंट उसकी क्या है कि वो किसी को या तो रिवेंज, आउट ऑफ रिवेंज करना चाह रहा है, ब्लैकमेल करना चाह रहा है, या उसे मनी एक्सटॉर्ट करना चाह रहा है। वेरी नाइस। अच्छा, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। आपकी कॉल्स भी हम शामिल कर सकते हैं। अगर आप भी विक्टिम है, कहीं कोई आपको तंग कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, या किसी ऐसी सिचुएशन में कि आपको रास्ता समझ नहीं आ रहा कि आपने कंप्लेन कहाँ करनी है, किस जगह जाना है, किससे बात करनी है, किस तरीके से उनके अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा सकता है, करवाया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए आज का शो है। हमारे साथ ब्रेक के बाद शामिल हो। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं साइबर बुलिंग के हवाले से। आप हमारे साथ कॉल्स में भी शामिल हो सकते हैं। अगर आप विक्टिम हैं, आपको कोई तंग कर रहा है और आपको रास्ता नहीं पता, तो हमारे पास ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं जो कि ज़ैन कुरैशी एडवोकेट हैं, साइबर लॉज के बारे में अच्छी तरीके से डिटेल जानते हैं और आपको समझा सकते हैं। अभी हम ये जानेंगे कि अगर कोई सोशल मीडिया पे, ठीक है, आपका कोई पर्सनल नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई शादी नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई कज़न नहीं है, उसके बावजूद अगर कोई आपका नाम लेके, ठीक है, और आपके बारे में बात करे और आपको गाली गलौज दे, आपको आपके कैरेक्टर को उछाले, ठीक है, आपकी ज़ात को टच करे, आपके घूमने फिरने, खाने पीने, आने जाने, उठने बैठने, हर चीज़ को डिस्कस करे और गंदे अल्फाजों में,
सिर्फ अपने 2% के व्यूज़ के चक्कर में। तो ऐसे 2% के लोगों का क्या हाल होता है अगर ये कानून उसकी पकड़ करे? देखिए 3 लॉज हैं इस हवाले से, क्योंकि आपका क्वेश्चन है, इसमें 3 लॉज को मैं थोड़ा डिटेल के साथ इसलिए बताऊंगा क्योंकि टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ नए नए लॉज भी साथ साथ इस लॉ के अंदर शामिल हुए हैं। ज़बरदस्त। पहला लॉ है सेक्शन 20 जो कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 जो लॉ आया था उसके अंदर बताता है कि अगर कोई शख्स किसी के बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लगाता है जो कि गलत है, उसकी सज़ा कानून के अंदर ऑफेंस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन की है 3 साल। लेटर ऑन, अभी आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया साइबर बुलिंग, ये पहले लॉ का हिस्सा नहीं था। 2023 में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 आया और उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की गई और उन्हीं अमेंडमेंट्स के अंदर जो है साइबर बुलिंग को ऐड किया गया। अब जब साइबर बुलिंग है, ये सेक्शन है 24A। अब 24A जो है इसकी जो सज़ा है कानून के अंदर वो है 5 years अलॉन्ग विद फाइन। 1 मिनट, समझ आ गया? 5 साल की सज़ा है। आगे चलते हैं जी। अब फेक न्यूज़, चूंकि ये बहुत ज़्यादा काम बढ़ता जा रहा है, कंटेंट जो है फेक न्यूज़ लगा दी जाती है, जिसके बारे में लगाई जाती है उसको लोगों को बाद में आके क्लैरिफिकेशंस देनी पड़ती हैं, और जैसे जैसे सोशल मीडिया के ऊपर यूजर्स बढ़ रहे हैं उसके साथ साथ जो फेक न्यूज़ का ट्रेंड है वो भी इंक्रीज हो रहा है। अब ज़बरदस्ती बोल देंगे, झूठ बोल देंगे किसके साथ शादी हो गई है, ठीक है, और कुछ भी ऐसी बात। अभी रिसेंटली इस लॉ में मजीद अमेंडमेंट्स की गई हैं। अब इस लॉ को कहा जाता है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट अमेंडेड एक्ट 2025। अब उसमें एक नया सेक्शन ऐड किया गया जिस सेक्शन को 26A कहते हैं। उसमें जो फॉल्स इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़, इन दोनों का जिक्र आया है। इसकी सज़ा भी 3 साल है। लिहाजा सेक्शन 20, सेक्शन 24A, सेक्शन 26A ये लॉ में ऐड किए गए हैं कि फेक न्यूज़ जो स्प्रेड की जाती है लोगों के बारे में, उनकी रेपुटेशन को हार्म करने के हवाले से उनकी इज्जत ख़राब कर दी जाती है, या फिर बाज़ औक़ात उनके बारे में कुछ ऐसी स्टोरीज बना दी जाती हैं जो कि आमतौर पे इसके ज़्यादातर इफेक्टिव जो देखे गए हैं वो पॉपुलर लोग हैं जिनको माशरे में लोग जानते हैं। होता ये है कि जब लेट्स सपोज अगर मैं एक अदर देन दी एक पॉपुलर शख्स होने के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, देखें ना, पॉपुलर जितने भी लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, नामवर कोई भी किसी भी काम में अपने शोबे में जब वो किसी नाम को कमा लेते हैं, अपना नाम बना लेते हैं, तो ये जो लोग जिनकी मैं बात करती हूँ कि 2% के थंबनेल के लिए 2% के लोग, इनको तो गली का कुत्ता नहीं जानता ये जो किसी के बारे में बकवास करते हैं किसी सेलिब्रिटी के। मुझे गुस्सा तो ये आता है कि यार शर्म नहीं आती इन लोगों को, ठीक है, बगैर तो को शर्म नहीं आती। मरियम नवाज़ी बेचारी एक औरत है यार, ठीक है, उसके लिए वीडियोस बनाते हैं, उसके लिए कैसे कैसे गंदे गंदे थंबनेल बनाते हैं, कैसी कैसी बात करते हैं, किसको किसके साथ उस औरत को बेचारी को जोड़ देते हैं। यार तुम लोग को शर्म नहीं है? तुम लोगों ने मरना नहीं है? तुम लोग को हया नहीं है? कोई है, एक मुल्क का इतना बड़ा नाम है, वो काम कर रही है, वो एक औरत है यार, तुम लोग मरियम नवाज को नहीं छोड़ते यार, तुम लोग शर्म नहीं है तुम लोगों को? किस किस्म के लोग हो तुम लोग? और उसके अलावा अगर आप देखें कि बहुत सारे लोगों के जो बिजनेस करते हैं, जैसे पॉपुलर ब्रांड्स हैं, आमतौर पे उनके बारे में लेट्स सपोज के अगर आपको नेगेटिव रिव्यू दे देते हैं, मैं ये बता रहा हूँ कि इसके इफेक्ट्स क्या आते हैं लेटर ऑन। नेगेटिव रिव्यू इस तरह से बताइए, सपोज आप मेरे शो पे ना होके गए, ठीक है, और मैंने पीछे से आपके बारे में ये बोल दिया, उसको जानता कोई नहीं है, किस तरीके की बकवास करके गया, झूठा है, मकार है, बकवास कर रहा था, ये कोई तरीका है, ये आदमी ऐसा है, ये आदमी यूं है, आदमी का कैरेक्टर ऐसा है, आदमी ना ये इसी टाइप का है। अब इस पे मेरी क्या सजा होगी? देखिए यही मैंने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी है, जी मैं यही ऐड करना चाह रहा हूँ कि अब देखेंगे अगर ये जो आप इन्फॉर्मेशन बता रही है फेक न्यूज़ और है, आपका मैंने नाम भी लिया, जी डेफेमेटरी है, तो इसमें जैसे मैंने बताया न्यूज़ नहीं है, बस मैंने आपकी बदतारीफियां करनी है किसी भी तरीके से कि इसको तमीज नहीं है, ये काला रंग का कपड़े क्यों पहन के आया था, इसने चश्मा क्यों लगाया था, इसने बाल क्यों कटवा लिए, अजीब तरीके के जो मैंने पहले बताया, सेक्शन 20 बताया, सेक्शन 24A बताया, सेक्शन 26A बताया, ये सारे वो सेक्शन है जो इससे रेलिवेंट है, इसी के साथ है, जी इसी के साथ रेलिवेंट है। जो सारी गुफ्तगू आप इस किस्म की करें जो किसी को डिफेम करने के लिए है, किसी की रेपुटेशन को हार्म करने के लिए या उसको मुआशरे की नजर में गिराने के लिए है, तो बेसिकली हमें ये समझना होगा ये हम या कोई अगर माशरे में बदनाम हो गया या किसी की लीक वीडियोस हैं या कोई ऐसे लोग हैं उनके साथ किसी ऐसे अच्छी औरत को या किसी मर्द को उनके साथ मिलाना, उनके साथ कंपेयर करना या कोई ऐसी बातें करना, ठीक है, देखिए जी बिल्कुल ऐसा है। देखिए भी यही चीजों में शामिल होता है, बिल्कुल होता है। देखें सोशल मीडिया का बेसिकली जो मकसद है ना वो लोगों की रेपुटेशन हार्म करना नहीं है,
वो एक सोशल इंटरेक्शन उसका मकसद है। लेकिन जब आप उसको इसलिए इस्तेमाल करें कि आपने उससे कोई अपना मकसद अचीव करना है, या आपने लेट्स सपोज, मैं आपको एक मिसाल देने लगा था, लाइक अगर एक शख्स है, उसका कोई ब्रांड है, चाहे वो रेस्टोरेंट चलाता है, आप अगर उसके बारे में एक फेक स्टोरी लगा देते हैं, या आप उसके कोई खाने पीने का प्रोडक्ट है उसके बारे में फेक न्यूज चला देते हैं, कभी ये भी देखिएगा कि उसके बाद उसकी सेल्स किस तरीके से अफेक्ट करती हैं। आमतौर पर ये देखा गया कि एक फेक न्यूज तो लग जाती है, वो जो बिजनेस है उसको 2 से 3 दिन लगते हैं खत्म होने में। अब उसमें हो सकता है किसी की 50 साल की मेहनत शामिल हो। तो मैं अक्सर लोगों को जब भी ये टॉपिक पढ़ा रहा होता हूँ, क्योंकि पढ़ाने से भी थोड़ा सा ताल्लुक है, तो मैं ये अक्सर कहता हूँ कि एक फेक न्यूज़ कितना इम्पैक्ट किसी की लाइफ पे डाल सकती है। लाइक किसी की शादी ख़त्म हो सकती है, किसी का ताल्लुक ख़त्म हो सकता है, किसी की प्रोफेशनल लाइफ मुतासिर हो सकती है, किसी की ज़िंदगी पे कोई भी उसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो सोशल मीडिया के व्यूज़ और कंटेंट को स्प्रेड करने के चक्कर में बाज़ औक़ात क्या होता है कि लोग इस किस्म की खबर फैला देते हैं कि उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो पूरी ज़िंदगी लोगों की ज़िंदगियों पे चलते हैं। मिसाल के तौर पे लोग ये भी खबर चला देते हैं कि किसी शख्स की डेथ हो गई है। हाँ सर, मुझे तो बहुत बार मारा है, पता नहीं किस यूट्यूबर ने। जी। अब उसमें क्या होता है कि बाज़ औक़ात वो उसकी डेथ की जो कॉज है वो किसी पुरानी स्टोरी के साथ रिलेट कर देते हैं। अब उसमें क्या होता है कि बेसिकली मकसद उनका यही होता है कि उसको डिफेम करना है। तो मैं ये इसको इस तरीके से थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर जब भी आप इस तरीके से किसी के खिलाफ कोई खबर लगाते हैं, तो उसमें ये याद रखें कि उस शख्स की ज़िंदगी पे जो उसके असरात गुजरते हैं। मैं केस के हवाले से ज़्यादा एक तफसीलात नहीं दूंगा, मैं वन ऑफ द केस के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि एक ऐसा केस मेरे पास आया जिसमें खातून की ऑब्जेक्शनेबल तस्वीरें फेक एंड एडिटेड तैयार की गई। लाहौर का केस नहीं था, लाहौर से किसी बाहर के सिटी का केस था, और उस खातून ने सुसाइड कमिट कर लिया। या अल्लाह। तो ये लोगों को बताना बड़ा ज़रूरी है कि आप जब भी कोई एक्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, या आप कोई भी एक्ट ऐसा करते हैं जिससे आप किसी की ज़िंदगी या रेपुटेशन को हार्म करने की कोशिश करते हैं, तो याद रखिएगा उसके जो फैक्ट्स हैं वो उस शख्स पे क्या गुजरेंगे इसका आपको इल्म नहीं है। वाह सर, 1 मिनट यहाँ मुझे थोड़ी सी जगह दीजिएगा। वैसे मैं आपको थैंक यू कह दूं, क्योंकि आपने तो आज वो चीज़ें बता दी जो मुझे लगता है लोगों को पता ही कोई नहीं थी, मुझ समेत। मैं आपको बोलूँगी, सबसे पहले तो ये मैसेज मेरी सारी बहनें, सोशल मीडिया की जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, पहले तो औरतों के लिए, मर्दों के लिए भी है ये, मगर पहले मेरी बहनों के लिए। बेचारी हानिया आमिर है, ठीक है, आयज़ा है, और इकरा है, माहिरा ख़ान है, ठीक है। स्ट्रगल है इनके पीछे, इनकी मेहनत किया है, इन्होंने काम किया है, स्ट्रगल करके अपने एक मुकाम पे पहुंची हैं, ठीक है। इन बेचारियों के बारे में भी मैं कितनी न्यूज़ देखती हूँ, मुझ समेत, मैं अपने आप को भी ऐड करूँगी। हम सब के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोलने के लिए आपको, जिनको गली का कुत्ता नहीं जानता, आप खड़े हो जाते हैं और कुछ ना कुछ बोल के अपने अकाउंटों को चमकाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कुछ भी बकवास कर देते हैं। तो आप आज ये गौर से सुन लें। पहले तो मैं सेलिब्रिटीज़ को मैसेज दूंगी कि आपके पास ये पावर है कि आप इनकी शिकायत करें तो 5 साल की जो है ना, उनको कैद बामुशक्कत होगी, इनकी सज़ा है, सख्त कड़ी सज़ा है। ये नहीं कि आपकी तस्वीरों को एडिटेड करें, तो करते ही आप लोगों के साथ, आपके कैरेक्टर्स के ऊपर भी चढ़ाव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग लाइव। तो आप लोग इनकी सिर्फ कंप्लेन करें ताकि इन जैसों का, आप चुप ना रहें। मैं चुप नहीं रहती, मैं बोलती हूँ। देखिए, मैं आज भी अपने शो पे बोल रही हूँ। आप मेरी बहुत प्यारी बहन है, मैं आप सबको बोलूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आज अगर हम आवाज़ उठाएंगे, हम किसी एक ऐसे घटिया इंसान का अकाउंट बंद करवा के, ब्लॉक करवा के, ठीक है, जो पूरी इस तरह की गंद फैला रहा है माशरे में, सोशल मीडिया पे, उसकी पकड़ करवाएंगे और उसको सज़ा दिलवाएंगे, तो आगे कल को कोई हमारा कोई जानने वाला और कोई दूसरा और कोई तीसरा जो है ना, इस तरीके का अटैम्प्ट नहीं करेगा, इस तरीके की हरकत नहीं करेगा। हर औरत की इज़्ज़त है, हर लड़की की इज़्ज़त है। अगर लड़की को माशरे में इसी तरीके से, औरत को माशरे में इसी तरीके से सोशल मीडिया पे गंदे लफ्ज़ों से पुकारा जाएगा, गंदी तरीके से उनको गालियां दी जाएंगी और गंदा उनको कैरेक्टर पे जो है ना उनके खिलवाड़ किया जाएगा, तो फिर इसकी पकड़ करवाने के लिए हम सारे मिलेंगे, तो फिर इनकी पकड़ होगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि कानून इनकी ऐसी पकड़ करेगा, आप
अब हट के मैं अब उन लोगों के साथ भी ज़रा रब्ता कर लूँ कि जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं, ये रील ख़ास तौर पे सुन लें, जो सोशल मीडिया पे किसी का नाम लेके किसी को बुली करते हैं, किसी के बारे में फजूल की बकवास या राय कायम करने की गंदी कोशिश करते हैं, गंदे लफ्ज़ों के साथ, अपने जले कुकड़े गंदे घटिया जो लफ्ज़ और शक्लों के साथ, तो ये जो कानून है आपकी ऐसी पकड़ करेगा कि वो स्पीड ब्रेकर बनता है ना, जब कभी हम गाड़ी में जा रहे होते हैं सामने एक स्पीड ब्रेकर आता है ना, वैसा एक स्पीड ब्रेकर बनेगा जिसमें आपकी कब्र को पक्का करा दिया जाएगा। कानून आपको उधर से नसने नहीं देगा क्योंकि सीमेंट करा के पक्का कर देगा, और हमें जाते वक्त ये लगेगा हम तो स्पीड ब्रेकर पे से गुजरे हैं, तो वो स्पीड ब्रेकर नहीं होगी, तो कब्र होगी जो पक्की हो चुकी होगी। तो बहुत ख्याल से, तमीज़ से, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आज के बाद किसी ने अगर किसी औरत के बारे में सोशल मीडिया पे कोई बात की, तो तुम लोग जितने 2 टके के थंबनेल के लिए और 2 टके की व्यूज़ के लिए काम करते हो ना, उसके बाद तुम लोग का कोई किया पांचा भी कोई नहीं पूछे। अपनी शलवारों के पैंचे उठाओ और निकले यहाँ से, ब्रेक लीजिएगा। नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे बोटॉक्स और फिलर्स के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दुनिया इस तरफ आ गई है और दुनिया जो है वो इसको यूज़ कर रही है, ठीक है, और इसका बड़ा ट्रेंड चल रहा है। तो फिलर्स और बोटॉक्स में फ़र्क क्या है, आज इसके ऊपर भी बात कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि वैसे तो बच्चे को पता है कि बोटॉक्स क्या होता है, फिलर्स क्या होते हैं, मगर उसके बावजूद दोबारा थोड़ी सी, क्योंकि हम प्रोग्राम की एक बुनियाद बनाएंगे, फिर उसके बाद हम आपको सारा सिनेरियो बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी स्किन के ऊपर फिलर्स यूज़ कर सकते हैं और किन सिचुएशंस में आप बोटॉक्स यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तैयबा जाहिद, जो कि एस्थेटिक फिजिशियन है, माहिर जमालियात हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अच्छा, खुद भी बहुत प्यारी सी है। थैंक यू। वाह। तो मुझे ये बताइए कि बोटॉक्स और फिलर्स का फ़र्क पहले तो। जी ओके हो गया। अच्छा जी, जो बोटॉक्स है ना, ये कंसेप्ट लोग समझते हैं कि बोटॉक्स को लिप में कर लेंगे तो वो बड़े हो जाएंगे। अभी लोगों को ना इतना कंसेप्ट नहीं है कि फिलर बोटॉक्स में डिफरेंस क्या है। क्योंकि आपके पास तो क्लाइंट्स आते हैं, आपको फिर बोल देते होंगे कि बिल्कुल ऐसे होता है ना, कर दे। तो मैं पहले 15 मिनट समझाती हूँ कि बोटॉक्स और फिलर 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। जो बोटॉक्स है बेसिकली इट इज़ टॉक्सिन। एक ये टॉक्सिन है, ये टॉक्सिन का मतलब है जरासीम है, ठीक है। हाँ, और हम उसका कैसे यूज़ करें, मसल्स को रिलैक्स करने में हम उसको यूज़ करें। लाइक हम उससे रिंकल्स को फेड अवे कर सकते हैं, रिंकल्स को, जैसे कि क्रोज फीट अराउंड द आईज आ जाते हैं विद एजिंग, ये हमारे माथे पे 11 बन जाएगा, माथे पे फ्रॉन लाइन्स आ जाएंगी, सैड फेस हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों को जो मसल्स को रिलैक्स करता है वो बोटॉक्स है। अच्छा। और बहुत अच्छी, बहुत मज़े की लुक आ जाती है आफ्टर बोटॉक्स ना। 9 मंथ्स इसका स्टे होता है और इट्स अ सेफ प्रोसीजर इफ़ इट इज़ डन बाय सेफ हैंड्स। वो जो हॉलीवुड फेस बनता है वो बोटॉक्स से बनाया जाता है, फिलर से बनाया जाता है? एक कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बो है, ये दोनों चीज़ें करनी पड़ती हैं। जी बिल्कुल, दोनों चीज़ें करनी पड़ती हैं। और अब हम आते हैं फिलर्स की तरफ। ये जो अब फिलर्स नाम से ही जाहिर हो रहा है, फिलर का मतलब है फिलिंग, ठीक है ना। तो अब जो कोई कहता है कि हमारे होंठ भरे कर दें या गालें जो हैं थोड़ी सी ऐसी गोलू और प्लम्पी हों, तो वी डू इट विद फिलर्स। अच्छा, मैंने फिलर्स के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, जिस वजह से लोग डरते हैं। लोग कहते हैं अगर फिलर्स करवा लिए गए, एक तो कुछ जो लोग करवाते हैं उनकी एक जैसी शक्ल हो जाती है, जैसे जब लड़के ड्रामों में दाढ़ी रख लेते हैं, खत रख लेते हैं, और बाकी हीरोज़ भी रख लेते हैं, तो सारे हीरोज़ एक ही शक्ल के लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है सारे एक्टर जो हीरोज़ हैं एक ही शक्ल के हैं, ये सारे एक ही कैरेक्टर हैं, क्योंकि खत से सेम फीचर्स लगते हैं। ऐसे है। उसी तरह जब फिलर्स करवा लेती हैं लड़कियाँ या औरतें, तो फिर उसके बाद उनके फीचर्स भी सारे एक जैसे लगना शुरू हो जाते हैं। अब फिलर्स के बारे में कहा जाता है कि वो थोड़े टाइम के बाद वो नीचे आ जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि जब फिलर्स गिरते हैं तो शक्ल बुरी लगती है, अजीब सी लगती है, एलियन शक्ल बनना शुरू हो जाती है। तो इसमें क्या सच्चाई है, कितना ख़तरा है, ये सब कुछ भी बताइए। एक्चुअली ये ना मिसकंसेप्शन है कि फिलर गिर जाता है, ऐसा नहीं होता। फिलर जो है उसकी तो लाइफ ही 1 ईयर है। हिलुरोनिक एसिड फिलर की बात कर रही हूँ, जो जेल फिलर है। अच्छा, बहुत टाइप्स के फिलर हैं। ये वैसे कौन से टाइप्स है बता दें? हिलुरोनिक फिलर, हिलुरोनिक एसिड है, कैल्शियम फिलर है, बायोस्टिमुलेटर फिलर्स हैं। दीज आर कॉल्ड द परमानेंट फिलर्स। ओके, ठीक है। हिलुरोनिक भी परमानेंट है? नो, हिलुरोनिक एसिड की लाइफ है 1 ईयर मैक्सिमम। अच्छा। कुछ वो डिसॉल्व हो जाता है? ये डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि हिलुरोनिक एसिड जेल फॉर्म में होता है, हमारे स्किन के अंदर ही डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है। और जहाँ तक आपने बात की गिर जाते हैं, ऐसा नहीं होता।
मैं वही कहने लगी हूँ दोबारा, अगर इफ़ दे आर डन विद द स्किल्ड हैंड, प्रॉपर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, टेक्नीशियन और पार्लर पे नहीं जाके ये काम करा रहे हो, क्वालिफाइड एस्थेटिक डॉक्टर है, तो वो आपको बहुत तरीके से और एक सेफ हैंड्स में आप रह के जब काम होगा तो ऐसा कुछ गलत नहीं होगा। फिलर्स को हमेशा डीप बोन के ऊपर करते हैं, ठीक है, सुपरफिशियल फिलर प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो डीप आप करते हो और वो अच्छे से फिक्स होता है, अपनी जगह पे ही रहता है और एनहांसमेंट देता है और बड़ी अच्छी लिफ्टिंग फेस की आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वो गिर जाता है। अच्छा मुझे बताइएगा कि अगर किसी का फेस थोड़ा सा बल्की है, चीक्स हैं उसके ऑलरेडी यू नो फेस में उसके फैट्स अच्छा खासा है, हाँ। कुछ लोगों के बेबी फैट नहीं जाता, हाँ, exactly. एक एज में भी जाके नहीं जाता, exactly. मोस्टली पठानी जो हाँ, हमारी हाँ, लड़कियां होती हाँ। हैं उनके ऑलरेडी गाल बड़े खूबसूरत, हाँ, ठीक है, हाँ। वैसे ही पिंक होते हैं और उनके बल्क होते हैं, मतलब सारे प्लम्प वाले होते हैं, हाँ गाल वगैरह। तो उनको अगर कभी मुझे लगता है फिलर की जरूरत पड़ जाए तो उनका मुंह क्या बड़ा हो जाएगा, वो ये घबराती भी होंगी बेचारी। हाँ, फिलर हर एक के लिए आइडियल नहीं है। अच्छा, ठीक है, बोटॉक्स तो हम हर एक के लिए आइडियल कह ही सकते हैं क्योंकि रिंकल्स तो आने ही हैं, सबको ही आने हैं। फिलर हर एक के लिए आइडियल नहीं। वो जो मुंह बड़ा हो जाता है वो फिलर से होता है। हाँ, हाय हाय। तो हम अब जिनका मुंह ऑलरेडी प्लम्प है, लिफ्टेड है, उनको ज़रूरत नहीं है। जिनका वॉल्यूम लॉस नहीं है उनको फिलर्स की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जिनका वॉल्यूम लॉस हो गया उनको फिलर्स की तरफ आना चाहिए। फेस लिफ्टिंग के और भी बहुत से प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि हम हाइफू से करते हैं, विच इज़ नॉन सर्जिकल फेस लिफ्टिंग। ये अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं, मशीन है जिससे हम फेस को लिफ्ट करते हैं। तो अगर जिनका चेहरा ऑलरेडी भरा है लेकिन उन्हें लग रहा है कि बुढ़ापा भी आ रहा है तो उनको हम हाइफू की तरफ लेकर आएंगे। अच्छा, मैं ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, मैं हाइफू की कुछ कॉस्ट चीज़ें भी आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि हाइफू इज़ एक्सपेंसिव प्रोसीजर, राइट, और ये कितने टाइम तक लास्ट रहता है क्योंकि हम बोटॉक्स फिलर्स पे हैं, मगर थोड़ा सा हाइफो को भी टच करेंगे क्योंकि बोटॉक्स फिलर्स भी आप लिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड सेम प्रोसीजर हाइफो यूजिंग फॉर दिस एज वेल। विल टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। भाई क्या बात है, आज हम बात कर रहे हैं फिलर्स और बोटॉक्स के ऊपर, और मैं आपको बताऊं वाकई इससे शर्माना नहीं। अगर आपने अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करना है, अगर आपको कोई चीज़ ऐसी बॉदर करती है या फिर आपको ऐसी एजिंग है, कुछ लोग तो बहुत उसको ग्रेसफुली इंजॉय करते हैं मगर कुछ लोग बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ये ख़ास तौर पे फिलर्स बोटॉक्स उन लोगों के लिए हैं जो उनकी डिप्रेशन से उनको बचा सकती है। क्योंकि कुछ लोगों को अपने चेहरे से बहुत प्यार होता है, कुछ लोगों को अपनी जवानी से बहुत प्यार होता है, कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं कि उनका लास्टिक जो है चेहरे का वो गिरे, या फिर कुछ आजकल जो मैंने देखा यंग लड़कियाँ भी कैट आइज बनवा रही होती हैं, यू नो फीचर्स थोड़े से इन्हेंस करवा रही होती हैं, चीक बोन्स सही करवा रही होती हैं, किसी के बिल्कुल चेहरे पे फैट्स नहीं होते उधर फिल करवा रही होती हैं, और लड़कियों में इस तरह के थोड़े बहुत चेंजेस से लड़कियां बहुत खूबसूरत लगना शुरू हो जाती हैं, जो कि बड़ा ट्रेंडिंग है एवरीवेयर, यू कैन सी इन द सोशल मीडिया। तो जिसको जो कराना है, बस ये मैं आपको कहूँगी इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए, इसलिए मैं शो कर रही हूँ आज कि आपको इन्फॉर्मेशन हो और सही जगह जाए, ऑथेंटिक जगह जाए, जिनका हाथ प्रैक्टिस में उनको जिनको काम आता हो। ऐसे ही है ना जी? आपने सही अच्छा, कुछ मोटी मोटी इंपॉर्टेंट बातें आप बता दें कि एक तो ये जो कैट आइज वगैरह बनती हैं जिससे लिफ्टेड आंख वगैरह और चीक्स वगैरह, तो वो भी फिलर्स या बोटॉक्स? अच्छा, जो कैटर है ना, जिस आप कह रहे हो कि ये लिफ्ट होनी चाहिए, ब्रो लिफ्ट हो, ये हम बोटॉक्स के थ्रू भी कर सकते हैं और थ्रेड्स के साथ भी कर सकते हैं। अच्छा, थ्रेड्स के साथ बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और बोटॉक्स एक यानी कि बस एक इंजेक्ट करते हैं हम एक पॉइंट पे, पेनलेस प्रोसीजर है और आपकी ऐसे ऊपर चढ़ जाती है ब्रो। तो ये मैं अपने लिए भी करती हूँ और मेरी काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो फुल फेस बोटॉक्स कराती हैं, तो कहती हैं हमारी ब्रो भी लिफ्ट कर दें। लोगों को बड़ी अवेयरनेस आ गई है अब कि बोटॉक्स से हम अपनी ब्रो को लिफ्टिंग दे सकते हैं। तो और आपने भी एक बात की थी कि सबको यानी कि प्यारा बनना अच्छा लगता है, ये वो इन चीज़ों को, हाँ, इन चीज़ों को लेना। एग्जैक्टली, मैं आपसे यही बात करने लगी थी। मेरे पास ऐसी ख़वातीन आती हैं जो कहती हैं, बाकायदा कहती हैं, डॉक्टर साहब हमें डाइवोर्स से बचा लें, हम अगर आपने ये ना किया तो हमें डाइवोर्स हो जाएगी। हम लाइक आई ऑल्सो डू द फिलर फॉर द फिलर सिर्फ फेस के लिए नहीं होते, फिलर और भी बॉडी पार्ट्स के लिए होते हैं। अच्छा, तो मैं फिलर्स करती हूँ अपने क्लिनिक में फॉर ब्रेस्ट, फॉर हिप्स, तो इसके लिए भी मेरे पास पेशेंट्स आती हैं और रोटी भी बकायदा आती हैं कि हमें ये प्रोसीजर कराना ही कराना है वरना हमारे इनके इस तरह के मसले मसाइल हो जाएंगे। तो आपको ये चीज़ें जो हैं कॉन्फिडेंस देते हैं और आपको ख़ुद को अच्छा लगता है, तो मेरा ख्याल है लेना चाहिए। और अब तो एक सिंबल है कि यार वाकई हम बोटॉक्स फिलर कराते हैं, एलीट क्लास है, तो मेरा ख्याल है प्राउडली बताना चाहिए
कि वी डू दिस, हम ये लेते हैं। अच्छा, जो एक तो किसी के अगर जैसे नाक थोड़ी सी फैली हुई है, कुछ लोगों के नथने थोड़े से ना नोस्ट्रिल्स, तो एक वो भी चल रहा है ना जो नोज के इधर इधर कुछ इंजेक्शंस लगवा लो। अच्छा, फिर ये सब बोटॉक्स के कमालात हैं। पतली हो जाती है, नोज पतली हो जाती है, कुछ मसल्स का ऐसा मूवमेंट बंद हो जाती है। बोटॉक्स एक्चुअली मसल्स को पैरालाइज करता है, तो वो पैरालाइज हो गया। पैरालाइज हो पतली गया कैसे हुई? तो फिर वो जो मसल यहाँ काम कर रहा था उसको इस तरह लेके जा रहा था नोज को, नॉस्ट्रिल्स को, तो वो पैरालाइज होके स्लिम कर देता है। चिन का बुटॉक्स भी लोग करते हैं, बहुत ट्रेंडिंग हाँ, वो इलॉन्गेटेड हो जाता है। एग्जैक्टली, दैट लुक्स नाइस, अच्छा ट्रेंडिंग में आया, बहुत अच्छा है। फिर वो सैड लाइंस के लिए, उससे डबल चिन भी कम लगती है, मैंने देखा। हाँ, क्योंकि वो इलॉन्गेटेड हो जाती है ना, तो फिर वो इतना इनकी जॉ लाइन मजे की बन जाती है। बुटॉक्स से हम फुल फेस की लिफ्टिंग कर सकते हैं। अच्छा। बड़े अच्छे इसके यूजेस हैं। अच्छा, एक मैं आपको भी टिप दूंगी, आप पे भी थोड़ी सी जो चिन है ना वो बड़ी प्यारी लगेगी। बुटॉक्स करना चाहिए। वो जो वो वाली है मेरी थोड़ी सी डेविएटेड है। आपके भी फेस पे देखें, इसी तरह आप जज कर सकते हैं किसी को या फिर अपने फेस को, और आप किसी को अगर बताएं तो सही बताएं, मशवरा दें, और उसके बाद सही जगह जाके अगर आपका दिल कर रहा है तो आप ये कर सकते हैं। बहुत से सेलिब्रिटीज़ करवा रहे हैं, नॉर्मल लड़कियाँ करवा रही हैं, और हाउस वाइफ्स करवा रही हैं, जॉब करने वाली लड़कियाँ करा रही हैं। तो कहीं से आपको दिल करता है और सही जगह का, ऑथेंटिक जगह से, तो करवा के अपनी ब्यूटी को इनहेंस कराइए, एंजॉय कीजिए। ये परमानेंट थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं चल सो चल किसी और घर चल, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा और नाज़रीन। आज हम बात कर रहे हैं बोटॉक्स और फिलर्स के ऊपर। अच्छा, ये जो फिलर्स करवाते हैं लोग, ठीक है, तो फिलर्स के एक तो कॉस्ट बता दें, ठीक है। अगर ये एक इंजेक्शन जो है वो पूरे चेहरे पे काम करता है, इसको रखवा सकते हैं, बाद में भी लगवा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप यूज़ कर सकते हैं। अपने साथ लेके जाना होता है, रख के डॉक्टर के पास जाना होता है, क्या प्रोसीजर है, कितनी उसकी लाइफ होती है, कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाली चीज़ें भी बता दें। ठीक हो गया। अच्छा, जो फिलर है ना, इसकी कॉस्ट की आपने पहले बात की। कोरियन फिलर्स की डिफरेंट रेंजेस हैं, डिफरेंट कॉस्ट है। यूरोपियन की डिफरेंट कॉस्ट है, कोरियन थोड़े से लेस एक्सपेंसिव हैं। यूजुअली आपको इस टाइम मार्केट में 25 से 35,000 की रेंज में 1 ml फिलर कोरियन मिल जाता है। ओके, हाँ। और 1 ml काफ़ी होता है या उससे भी कम लगता है फेस पे? 1 ml फिलर जो है ऑलमोस्ट कम ही है फेस के लिए। अच्छा। लेकिन ये हमें देखना पड़ता है अकॉर्डिंगली कि हम फेस यहाँ तो बहुत स्किनी है तो उसके लिए हो सकता है हमें 4 ml फिलर यूज़ करना पड़े, ठीक है। लेकिन अगर ये डिपेंड करता है, हर एक के फेस के ऊपर डिपेंड करता है कि इसके ऊपर कितना ml फिलर लगेगा। लेकिन जो एक सिरिंज होती है ना, एक वायल जो होती है वो 1 ml की आती है, ठीक है। और जैसे आपने कहा, हाँ, साथ लेके जा सकते हैं, रख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा है कि फिलर आपने एक दफ़ा किया है, लाइक 1 ml फिलर हम यूज़ करें, तो अगर हमें लग रहा है कि नहीं अभी इसको ज़रा सेट होने दें, 3-4 दिन लगते हैं सेट होने में फिलर को, तो आप टचअप के लिए दोबारा आ सकते हैं, डॉक्टर के पास अपने पास डॉक्टर रख सकता है फिलर। कितने दिन तक वो रह सकता है? वो रह सकता है, उसका कोई इशू नहीं है वो, हाँ, रूम टेम्परेचर पे रह सकता है। महीना भी? तो हाँ, महीना भी, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो बाकी रेंज हाँ, ये कब तक लास्ट करते हैं, कब तक? फिलर की लाइफ जो है आपके फेस में ऑलमोस्ट 1 ईयर तक है। 1 ईयर, नॉट 9 months to 1 year। मतलब अगर किसी ने 35,000 लगाए तो 1 साल 9 महीने उसका फेस जो है फिलर अच्छा जहाँ पे डाला है वो रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ठीक है। और फिर हम आ जाते हैं यूरोपियन फिलर्स पे, उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। डिफरेंट इटली का है, स्विट्ज़रलैंड का है, डिफरेंट फिलर्स हैं, कॉस्टली ज़रा होते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के लिहाज से। 50 to 60K तक रेंजेस हैं, इससे भी कुछ ज़्यादा हैं, मगर लाइफ इतनी ही है, 18 माह 12 माह कुछ इस तरह। करवाना कौन सा चाहिए, कौन सा सेफ है? अपने सारे सेफ हैं। कोरियन मुझे बहुत पसंद है, सारे सेफ हैं, जबकि सस्ता है। हाँ, जबकि सस्ता भी है। कोरियन भी अच्छा है, यूरोपियन भी अच्छा है। कोरियन क्यों पसंद है आपको ये फिलर? क्योंकि ज़्यादातर ना हमारी आवाम कोरियन कराती है, क्योंकि रेंज पॉकेट फ्रेंडली है ना, और सबको पता होता है कि इसने चले तो जाना है एक साल तक, तो आप इनके थोड़ा सा बजट फ्रेंडली हो जाता है आपके लिए। इसके अलावा फिलर्स की ना और टाइप्स भी हैं। कैल्शियम फिलर्स होते हैं, बायोस्टिमुलेटर फिलर्स होते हैं। कैल्शियम फिलर्स जो हैं एज़ कम्पेयर टू हेलुरोनिक एसिड फिलर, कैल्शियम फिलर की लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अच्छा। और उसका एक बेनिफिट ये है कि वो कोलेजन भी प्रोड्यूस करता है। अब जो हेलुरोनिक एसिड फिलर है ना, उसने तो एक जेल की तरह बैठ जाना जाके। जो कैल्शियम फिलर्स हैं या फिर बायोस्टिमुलेटर फिलर हैं, ये डिफरेंट ब्रांड्स के आते हैं, ये आपकी स्किन में अपना ही स्किन से कोलेजन बनवाते हैं और आपको नेचुरली यूथफुल करते हैं। यानी कि आपने एक दवाई ऐसी अपनी स्किन में डाल ली है जो आपको डे बाय डे जवान बनाई जा रही है।
ये वो चीज़ है। अरे वाह, ये तो नई नई चीज़ें आपने हमें बता दी। बोटॉक्स की भी कॉस्ट बता दें। बोटॉक्स हर क्लिनिक के डिफरेंट रेट्स हैं, लेकिन अपर हाफ के लिए ज़्यादातर लोग बोटॉक्स कराते हैं। वो रेंजेस तकरीबन 25 से 35 के रेंज तक, 20 से 25 हज़ार के रेंज में अपर फेस बोटॉक्स लोग कर देते हैं यूजुअली। और फुल फेस बोटॉक्स की रेंजेस 50, 40, 50, 60, हर क्लिनिक हर एक के लिहाज से डिफरेंट है। और बोटॉक्स जो है कब तक लास्ट करते हैं, ये आखिरी सवाल है। हाँ, बोटॉक्स दो टाइप के हैं, कोरियन भी है और एक अमेरिकन बोटॉक्स भी है। ठीक है, जो अमेरिकन बोटॉक्स है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कोरियन, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। और लास्टिंग इसकी 9 मंथ्स, 6 to 9 मंथ्स। वाह, थैंक यू सो मच तैयबा, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी। हमें पता है अब कि कौन सी चीज़ कितने की कहाँ पे और कौन से जो है ना ब्रांड की अच्छी है। मतलब उन्होंने कोरियन की ज़्यादा मुझसे तारीफ़ की है, यहाँ पे उन्होंने बताया कि कोरियन इज़ वन ऑफ द फेवरेट इनका। और आप भी अगर कहीं जाते हैं तो कोरियन की डिमांड कर सकते हैं। पॉकेट फ्रेंडली है, बोटॉक्स हो या फिलर्स हो, आपको जहाँ पर लगता है कि आपको रिक्वायर्ड है और आपकी ब्यूटी इन्हेंस हो सकती है। और अगर आपको कोई ट्रॉमा है अपने हस्बैंड की तरफ से या ससुराल वालों की तरफ से या किसी ऐसी आपको अपने फीचर्स की वजह से कोई ऐसे डिप्रेशंस हैं, तो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए यू कैन यूज़ इट, बिकॉज ये कोई लाइफ टाइम नहीं होते, कोई भी प्रोसीजर ये लाइफ टाइम नहीं होता। ये आप अगर यूज़ करते हैं तो फॉर टाइम बिंग आपको ये थोड़ा सा बूस्ट दे देगा, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर देगा, एंड देन यू कैन यूज़ इट एंड एन्जॉय इट। ठीक है, आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आफाफ मंजूर हमारे साथ मौजूद है। काफ़ी टाइम के बाद आई हैं। आज मैं आपको बता दूं, आप इंतज़ार कर रहे होंगे, मगर उम्रे पे गई नहीं थी, ईद के बाद ही चली गई थी उम्रे पे। और माशाल्लाह आज मुबारकबाद हमसे तो ली है, आप भी मुबारकबाद दीजिए, दिल में दे दीजिए, मुबारकबाद पहुँच जाती होती है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। और अगेन लाइव भी आपको मैं मुबारकबाद दूंगी जहाँ से आप होकर आई हैं। आपका फर्स्ट ट्रिप है, आपको भी जल्दी जल्दी लेके जाए। आमीन, सबको जिसकी ख्वाहिश है सबको ले जाए, सबके लिए जो भी है। जाहिर है ये इतना मुकद्दस फरीज़ा है और इतनी खूबसूरत जर्नी है। मतलब आप जो भी अफोर्ड कर सकते हैं हज उम्रा एक दफ़ा ज़रूर ये जर्नी करें। वाह माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया, स्पिरिचुअल जर्नी, बहुत मज़ा आया होगा। हाँ, मतलब आई ट्रेवल्ड लॉट ऑफ कंट्रीज़ और मतलब हर जगह जब जाती हूँ ना तो ये सोचती हूँ यहाँ दोबारा नहीं जाऊँगी, कहीं और जाती हूँ ना, कोई और जगह होनी चाहिए। बट दिस प्लेस मतलब मैं जब से आई हूँ मेरा दिल करता है कि मैं फ़ौरन कोई दोबारा से बंदोबस्त हो जाए और मैं दोबारा पहुँच जाऊँ। आपकी चेहरे की कशिश बता रही है, आप बहुत खुश हैं, आपकी आंखों में मुझे लगता है नज़ारे बसे हुए। हाँ, वो तो सब रुके हुए हैं, वो ठहरे हुए हैं। बहुत मज़ा आया, बल्कि मैं वहाँ ठहर गई हूँ। बहुत मज़ा आया। चलो माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको जो है ना ये मौका अता फरमाए कि सब जाएं। और मैं अब यहाँ पर बताऊँ कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। नाज़रीन सुनिएगा गौर से। पहली नज़र की मोहब्बत, जिसको हम इन्फेक्चुएशन कहते हैं, ये टीनेजर जो है ना उनके अंदर बड़ी अहम है कि जज्बात बहुत ज़्यादा आपके अंदर हावी हो जाते हैं, ऊपर उमड़ के आ जाते हैं। कोई शख्स आपको अच्छा लग गया, कोई लड़की आपको अच्छी लग गई, तो आप कहते हैं बस यही सब कुछ है, इसी के साथ हमारा फ्यूचर है, यही हमारी ज़िंदगी है, यही हमारा सब कुछ है। माँ बाप के साथ लड़ाई कर लेते हैं, किसी भी हद तक चले जाते हैं कि नहीं मैंने इसके साथ जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, मैंने इस फलाने के साथ शादी करनी है। अब इसको कहते हैं हम कच्ची सोच, पक्की सोच थोड़ी होती है ये, क्योंकि जज्बात में आकर जब आप इस तरीके के फ़ैसले लेते हैं और इस तरीके की चीज़ों को सोचते हैं, उसका अच्छा बुरा नहीं देखते आप, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देख रहे होते, या उसकी अच्छाई या उसकी बुराई वो भी आपको दिखाई नहीं दे रही होती। वो कहते हैं ना मोहब्बत में बंदा अंधा हो जाता है। तो इसीलिए हम ये समझ के बैठ जाते हैं कि जो कुछ हो रहा है या जो वो हमारे अंदर ये कुछ उमड़ रहा है, ये जो हमें वाइब्रेशन करंट से लग रहे हैं, हमारे अंदर घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, तो ये शायद जो है ये मोहब्बत है, हमें मोहब्बत हो गई। और मोहब्बत के बाद का जो अगला स्टेज है वो इश्क हो जाएगा हमें, और इश्क के बाद कहानी ख़त्म हो जाएगी, तो ये हो गई है ऐसे। तो जैसे ही शादी होती है उसके बाद पता चल जाता है कि ना तो ये मोहब्बत थी, ना तो ये इश्क था, ना ये इन्फेक्चुएशन की कोई पकड़ दमड़ थी। तो आज हम इस बारे में जो है ना बात करेंगे कि ये इन्फेक्चुएशन क्या है, ये मोहब्बत क्या है, ये इश्क क्या है? अब इसका फ़र्क जो है इस पे बात करेंगे आफाफ के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अब मैंने कहा प्रोग्राम का सही वो मुबारकबाद हो गई थी सब कुछ, अब तरीके से आगाज़ करते हैं। मुझे बताइए कि जी ये जो इन्फेक्चुएशन है और ये जो मोहब्बत है, इसका क्या फ़र्क क्या है?
अच्छा, ये आपने सारी स्टोरी बड़े अच्छे से 2-3 मिनट में ना सारा शुरू से लेके एंड तक खत्म कर दिया, जैसे 3 आवर्स का हल कोई नहीं बताया अभी। नहीं, आपने बता दिया, अंजाम भी बता दिया कि कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। वाह। तो बात ये है कि हमारे जो आजकल के टीनेजर्स हैं और ख़ास तौर पे ये जो ऑनलाइन आजकल बहुत एक मोहब्बतों का सिलसिला शुरू हुआ है, मोहब्बतें नहीं है वो बेसिकली ये आपके सारे के सारे अफेयर्स हैं। आप ये देखें कि कितने ही टीनेजर्स, मेरे पास बहुत सारे केसेस आजकल ऐसे आते हैं जो कि ऐप्स के ऊपर, गेम्स के अंदर आपको पता है बहुत सारी फ्रेंडशिप्स हो जाती हैं और वो ऑनलाइन जो है वो कनेक्शंस बिल्ड होते हैं और उसके अंदर वो कहीं स्टक हो जाते हैं, इमोशनली अटैच हो जाते हैं। लेकिन वो मोहब्बत बिल्कुल ऐसी है जैसे आप किसी तख़य्युल से मोहब्बत कर रहे होते हैं ना, यानी आपके सामने तो वो प्रेजेंस नहीं है, वो जो तख़य्युल है वो आपके दिमाग में बने महबूब की कोई सूरत है, खलाई मोहब्बत। हाँ, खलाई मोहब्बत ही समझ लीजिए, ठीक है। अब वो खलाई मोहब्बत जब फिर कहीं सामने आती है और फिर उसका चेहरा कुछ और होता है, जो ऑनलाइन टाइप की भी बातें होती हैं वो कुछ और होती हैं, अमल कुछ और होता है। हमने तो वो कोई फ़िल्टर शुदा 4-5-7 तस्वीरें हम एक्सचेंज करके समझते हैं कि ये सारी दुनिया है, लेकिन रियलिटी में जब हम टाइम स्पेंड करते हैं तो वो सब कुछ मुख्तलिफ हो जाता है। और इससे क्या है कि आपकी ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं। मतलब हम ये कहने को तो है, मजाकन तो कह लेते हैं कि यहाँ से शुरू हुई और यहाँ ख़त्म हो गई। आपने जैसे कहा कि वालिदैन के साथ लड़ाई झगड़ा, घर वालों के साथ, यानी वो सारी दुनिया से लड़ाई करके उस टाइम हीरो बन के कि नहीं यही एक इंसान है जिसकी ज़िंदगी में मैंने हीरो बनना है और यही एक औरत है जिसके लिए मैंने हीरो बनना है। उस वक्त आप करके अपना करियर सारा दाव पे लगा के, अपनी स्टडीज़, एजुकेशन सब दाव पे लगा के आप उसके अंदर जंप कर जाते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि आपने तो सब कुछ खो दिया है और फिर उसके लॉस में आप इतने ज़्यादा गिरे रहते हैं कि आप कम अज़ कम भी 5-7 साल लग जाते हैं उन सारी चीज़ों की रिकवरी करने में। और फिर खुदा न खास्ता अगर इस तरह की शादियों में जो मोहब्बतों के बाद शादियां होती हैं उसमें अगर बच्चे पैदा हो जाते हैं तो आप देखेंगे ख़ानदानी निज़ाम का क्या हाल होता है। तो ये बड़ी डेंजरस किस्म की स्टोरी है। ये जो कॉलेज और स्कूल, कॉलेजेस की मैं पहले बात करती हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में ये जो लड़का लड़की होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ दोस्ती भी होती है, प्यार मोहब्बत इन्फेक्चुएशन, जो भी अपने सिलसिले को जो भी नाम दे रहे होते हैं, मगर उनके बीच में लड़ाइयाँ भी बहुत चल रही होती हैं, फिर भी साथ रह रहे होते हैं, हर वक्त लड़ाई। और जब पूछो तो कहते हैं ये तो हम मोहब्बत में हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा शदीद मोहब्बत है, तो लड़ाई तो होती है मोहब्बत। तो ये इनके बारे में भी ज़रा बात कर सकते। देखिए, लड़ाई तो मोहब्बत में हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं ना कि हर वक्त का आपस में लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे पर ट्रस्ट ना करना, उसकी वजह यही है कि आप सिर्फ उनकी ज़ाहिरी खूबसूरती से या ज़ाहिरी चीज़ों से मुतासिर होते हैं, लेकिन आप उसकी जो एक्चुअल सारी रियलिटीज़ होती हैं उसमें आप जाना ही नहीं चाहते, आप वो अपनी आँखों का वो वाला पर्दा हटाना ही नहीं चाहते। तो वो क्या होता है कि जो चीज़ें आपकी पसंद की उसके साथ मैच हो रही होती हैं वो आप एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, और जहाँ वो ज़रा सी चीज़ें डेविएट कर रही होती हैं वहाँ फ़ौरन आपकी लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और आप वो पर्दा नहीं गिरा रहे जो कि रियलिटी का पर्दा है। और फिर ये क्या है, आजकल आप देखें तो यही कुछ हो रहा है कि मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी वजह जो है ना वो एक्सेसिबिलिटी है, मतलब आप हर वक्त एक दूसरे के साथ अवेलेबल है, ऑनलाइन है, आपको जो है मुसलसल एक राब्ते में है हर वक्त। पुराने ज़माने में आप देखें ना, जो हम किस्से कहानियाँ पढ़ते हैं मोहब्बतों की कि किसी ने महबूब को ख़त लिखा तो सोच समझ के कोई लफ्ज़ लिखे जाते थे कि ये ख़त उसने पढ़ना है और 10 दफ़ा पढ़ना है। अब क्या होता है, अब आपको पता है कि आप हर 1 सेकंड के बाद एक मैसेज भेज सकते हैं, तो आप कुछ भी कह दें और आप उसको दोबारा डिलीट भी कर दें, आप स्टेटस भी लगा के किसी को अपनी जो है फीलिंग्स का इजहार कर देते हैं, किसी को आप मॉनिटर भी करते हैं कि अच्छा अगर यहाँ पे उस पे ऑनलाइन नहीं है तो वहाँ पे ऑनलाइन होगा। मतलब ये वो सारी बातें हैं जो मेरे पास आते हैं लोग और वो बच्चे बताते हैं कि हम इस तरह सफ़र कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें हमारी इमोशनल स्टेट को ख़राब कर रही हैं। अब वो क्या है कि उसको एक मुसलसल राब्ते की दुनिया में उसको वो मौजूद है और मल्टीपल चीज़ें भी हैं उसके पास, यानी ऐसा भी नहीं है कि वो एक ही किसी इंसान के साथ अटैच है, मल्टीपल अफेयर्स चल रहे हैं। तो वो उसमें आप देखें कि वो क्या उसका हाल होगा, वो तो ऐसे जंप्स कर रहे हैं ना, एक वाटर में से दूसरे वाटर में, दूसरे वाटर से तीसरे वाटर में। सो व्हाट दे आर डूइंग। अच्छा, ये जो कॉलेज की यूनिवर्सिटीज़ की जो स्टूडेंट्स होते हैं, इनको मैं चाहूँगी कि आज आप ज़रूर बताइए ताकि इनको फ़र्क पता चले कि मोहब्बत और इन्फेक्चुएशन जो है उसका फ़र्क क्या है।
क्योंकि उन बेचारों को समझ ये नहीं आ रही कि मोहब्बत हुई है या नहीं हुई है, या ये इन्फेक्चुएशन। हाँ। ये बता दें, बहुत तो इसका फॉर्मूला ज़रूर बताएं बच्चों। देखिए वही बात है कि मैं बता ज़रूर दूंगी, लेकिन काश के तेरे दिल में उतर देखिए, जाए क्योंकि मेरी बात। मैं आपको बताऊं, देखिए बहुत से लोग शायद हाँ, शायद, मोहब्बत बिल्कुल। में बुराई समझते हो। बिल्कुल। मुझे मोहब्बत में कहीं बुराई नहीं लगती। हाँ। मैं मोहब्बत को प्रमोट करती हूँ, मैं तो मोहब्बत की बिल्कुल, शादी को भी बिल्कुल। प्रमोट करती हूँ। मैं तो लेकिन हर वो रिश्ते में मोहब्बत हो मोहब्बत, ना। मगर मोहब्बत हो, हो। इन्फेक्चुएशन ना हो। अच्छा देखिए, आपकी बात ठीक मोहब्बत है। जो है ना साइकोलॉजिकली अगर हम देखें कि एक जज्बा है, एक इमोशन है, जैसे बहुत सारे और हमारे और ये 5-7 टीन एज में emotions बहुत हैं। जल्दी शुरू होता है। ये एक पॉजिटिव इमोशन है। अच्छा। फिजा, जैसे आपने कहा कि आप मोहब्बत को बहुत पसंद करती हैं, प्रमोट करती हैं, ठीक है। मोहब्बत एक जज्बा है, एक इमोशन और एक पॉजिटिव इमोशन है जो कि शायद फितरतन इंसान के अंदर है। वाह। वो चाहता है कि वो मोहब्बत हासिल करे, वो मोहब्बत बांटे, वो शेयरिंग करे उस सारी चीज़ में। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि पहली नज़र की मोहब्बत, वो तो पहली नज़र में आपको सिर्फ किसी से अट्रैक्शन होती है। कोई आपकी आंखों को अच्छा लगता है तो आपका दिल चाहता है कि मैं इसके साथ बैठूं, बात करूं, या ये मेरे पास हो। अब असल मोहब्बत वो होती है जो आंखों से दिल में उतरे। तो वो दिल के अंदर तक का सफ़र जो है ना, वो इतनी आसानी से तय नहीं होता है। उसके लिए बड़ी मंजिलें पार करनी मतलब पड़ती हैं। आंखों से दिल में उतर के तू मेरी धड़कन हाँ। में है, ये पता हाँ, चलना बिल्कुल। चाहिए। अच्छा, और फिर ये दिल के बाद जब रूह तक पहुंचती है ना चीज़, तो वो असल मोहब्बत होती है। मैं आपको एक रसूल हमज़ा तौफ की एक नज़म सुनाती हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है। वो शायद ज़ाहिर है हर बंदे ने मोहब्बत को डिफ़ाइन किया, अज़लों से चल रही है, जब से दुनिया कायम हुई है मोहब्बत में, दुनिया बनी मोहब्बत में। मोहब्बत पे तो बन गई देखिए ना, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में जो है वो ये दुनिया बनी, सब कुछ मोहब्बत पे और हुआ ये सब मोहब्बत के सिलसिले हैं। तो रसूल हमज़ा तौफ एक बड़े फेमस सियाहत पे लिखने वाले राइटर हैं, और अगर कोई सियाहत को पढ़ना चाहता है और जो सियाहत को जानता है वो रसूल हमज़ा तौफ को भी जानता होगा। वो कहते हैं, उन्होंने एक नज़म लिखी अपने महबूब के लिए, और उसने उनसे मुखातिब होकर कहा कि अगर इस दुनिया में तुम्हें 1000 मर्द मोहब्बत करने वाले हों और चाहते हों, तो याद रख लेना कि उसमें से रसूल हमज़ा तौफ एक होगा। और अगर तुम्हें 100 मर्द चाहता हो तो उसमें से भी रसूल हमज़ा तौफ एक होगा। अगर तुम्हें 10 मर्द मोहब्बत करते हों तो यकीनन उनमें से एक रसूल हमज़ा तौफ होगा। और अगर तुम्हें सिर्फ़ एक इंसान इस दुनिया में मोहब्बत करता हो तो वो भी रसूल हमज़ा तौफ होगा। अच्छा, नज़म अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें लगे कि इस दुनिया में तुम्हें कोई मोहब्बत नहीं करता, तो समझ लेना कि कहीं दूर पहाड़ों में रसूल हमज़ा तौफ मर गया है। तो ये होती है मोहब्बत जो निभानी पड़ती है, जिसे साथ लेके चलना पड़ता है। हम लोग ये जो मोहब्बत है बहुत जज्बातियत है, क्योंकि जज्बातियत की उम्र है ना, जो आपने टीन एजर्स की बात की, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स की बात की, उसमें मेरे ख्याल में हमारे आजकल के लाइफस्टाइल के भी बहुत मसाइल हैं। वालिदैन के पास टाइम नहीं है। वो जो पहले एक घर का सिस्टम होता था, जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, उसमें बच्चे टाइम स्पेंड करते थे बड़ों के साथ, कोई गपशप लगाते थे, उन्हें इतना वक्त नहीं मिलता था। अब वही बात है कि उन्हें बहुत वक्त है उनके पास मोबाइल्स पे, और फिर जब कोई उनकी सुनता नहीं है, एक नेचुरल फ़्लो है उनके अंदर जज्बात का, जो उन्होंने कहीं टिल्ट करना है ना, तो फिर जो शख्स उन्हें सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल होता है और आसान लगता है, वो उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो फिर लड़के और लड़कियां दोनों इसको सफ़र करती हैं। एक बात मैं और बता दूं, ये ना सिर्फ ये हमारे माशरती कॉन्टेक्स्ट है, बल्कि हमारा नफ्सियाती तौर पे भी, और हमारे जो ब्रेन के सारे स्ट्रक्चर्स हैं मेल और फीमेल के, वो भी बहुत डिफरेंट है। मर्द के लिए जो मोहब्बत है ना, वो एडवेंचर हो सकती है बहुत हद तक, लेकिन औरत के लिए पछतावा बन जाती है। इसलिए औरत को बहुत सोच समझ के मोहब्बत करनी चाहिए। एक ब्रेक लेंगे ऐसी बात के साथ। बड़ी बात की है, बड़ी गहरी बात की है, समझिए। ब्रेक के बाद और बात करते हैं। वेलकम बैक। हम अफाफ हमारे साथ मौजूद है, इन्फेक्चुएशन और मोहब्बत के ऊपर बात कर रहे हैं। आज के दौर में जो यूथ है उनको समझा रहे हैं कि इसमें फ़र्क क्या होता है, उसके कुछ टिप्स और फार्मूला जो है आपको बताने की कोशिश करें यहाँ पे। मुझे बताइएगा, क्या इन्फेक्चुएशन किसी के जहनी या जज्बाती सेहत पर असर डाल सकता है? बिल्कुल। अभी हमने सारी जो गुफ्तगू की है ये यही है कि जब आप ओवरली अटैच्ड होते हैं, कोई भी इमोशन, चाहे वो मोहब्बत है, गुस्सा है, किसी भी किस्म का कोई इमोशन जो कि जज्बात से हमारे ताल्लुक़ रखता है, वो कोई भी हो जिसमें एक्सेस हो जाती है, वो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे हाथ काट लेना, मैं जान दे दूंगा, बदतमीजी करना, घर वालों के साथ चीखम चिल्ला करना, शोर अच्छा, ये जो हाथ काटना और ये सब है, ये तो देखें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, ये नहीं आप नॉर्मल नहीं है। मगर लेते तो मोहब्बत के नाम पे इस टाइप से हैं लोग। मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान अपने आप को जख्मी नहीं करता, अपने आप को कट्स नहीं लगाता। मैं ये भी कहते हैं ना, घर छोड़ के चला जाऊंगा, मेरे पास छोड़ के चली जाऊंगी। हाँ, और ज़्यादातर लड़कियां ऐसी चीज़ें करती हैं क्योंकि वो जज्बाती ज़्यादा होती हैं।
मेरे पास एक लड़की आई है, तो वो आप यकीन करें कि उसके ना ऐसे ऐसे इस तरह मुख्तलिफ, पहले तो मैंने देखे तो यहाँ लगे हुए थे ना, तो वो उसने बताया कि जो रीसेंट उसका कोई ब्रेकअप हुआ उसमें यहाँ थे। फिर मैंने उससे पूछा कि कभी पहले भी तुमने किया, तो उसने ऐसे बाजू यहाँ तक की, तो आप यकीन करें फिजा वो यहाँ तक। आय हाय। अच्छा, मैंने कहा ये क्या है, तो वो क्या था कि हर ब्रेकअप के ऊपर 3 निशान लगे। अब उसने लगाने तो ऊपर से शुरू किए हुए थे कि पहले मतलब पेरेंट्स को नजर ना आए या कुछ इस तरह से, फिर वो सारे यहाँ। अच्छा, दीज पीपल आर मर्सीफुल, दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर। ये बहुत हद तक उस इंसान को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर कोई खुद इस परेशानी में मुब्तला है टीन, तो उसको फौरी तौर पे कंसल्ट करना चाहिए फॉर हेल्प। और अगर पेरेंट्स हैं और उन्हें नज़र आता है कि उनके बच्चे को इस तरह से अनयूजुअल बिहेवियर करते हैं, तो बजाय उनको मारने के, बजाय उनको डांटने के, उससे ज़्यादा गड़बड़ होती है। अब आप देखें कि हमारी कितनी ही लड़कियाँ इस तरह के जज्बात में आके कि जब वालिदैन उनका साथ नहीं देते और उनको समझते नहीं है कि ये उनके साथ कोई एक ज़हनी कैफियत हो सकती है, तो वो उनके लिए बड़े बोल्ड स्टेप्स ले लेते हैं, मतलब उनकी मर्ज़ी के बगैर शादी कर देना या फिर उनकी पढ़ाई ख़त्म करवा देना। तो क्या होता है, उनकी सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो वालिदैन को भी अपने बच्चों की सिचुएशन समझनी चाहिए। और अगर आप ख़ुद भी इस कंडीशन में से सफ़र कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपकी कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, ये आपकी एक ज़हनी कैफियत है जिसको कि इलाज की ज़रूरत है। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे लोग हैं जो कनेक्टेड हो गए हैं, लेकिन टॉक्सिक लोग भी बहुत है मोहब्बत में ना, उनकी मोहब्बत तो बहुत डेंजरस है, जो टॉक्सिक मोहब्बत है उनको तो प्लीज़ आप लीव आउट करें। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि लग्जरी है, अगर आपकी लाइफ में ये आपको है कि अभी कोई आपका रिश्ता नहीं बना और कोई टॉक्सिक महबूब है, तो भाई कोई आपको गाली निकाल दे बदतमीज़ी से, कोई गुस्से से ज़बरदस्ती आपको डाउन करे, बोले, नहीं, ये तो बड़ी क्लियर इलामात कैरेक्टर पे बात करें, तो फिर तो ये मोहब्बत नहीं है। महबूब को से तो जब आपको मोहब्बत होती है, ये जो आपको चाहता है वो तो आपको हर रूप में चाहता है, वो तो आपका उसको हर रूप अच्छा लगता है, उसकी बुराई आपको बुराई नज़र नहीं आती उस टाइम पे, ठीक है, यानी जब आप उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और अगर ऐसा होता है कि आपको लगता है कि उसमें कोई कमी है, तो आप उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं, उसका साथ देते हैं। बहरहाल मोहब्बत को बहुत सोच समझ के करना चाहिए आज के दौर में। अच्छा, सिकलैन की कॉल है, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इस्लामाबाद से। जी सिकलैन भाई, क्या कहेंगे आज हमारे टॉपिक के हिसाब से? अफाफ भी हमारे साथ है। आवाज़ नहीं मुझे आपकी आ रही। जी जी मैम, कैसी हैं आप? गुड। क्या कहेंगे आज के टॉपिक पे? अच्छा मैम, ये जो आपने आवाज़ नहीं आ रही मुझे, पीसीआर में बताइएगा फिर। क्या मैंने मतलब बहुत अच्छा है, मेहमान बहुत प्यारी है। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, ये जो मोहब्बत है, मोहब्बत, इसके बारे में अपना क्वेश्चन है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पीसीआर में बताइएगा क्या कह रहे हैं भाईजान। फर्स्ट साइड वाला जो लव होता है, ओके, 24 साल इनकी उम्र है। फर्स्ट साइड जो लव होता है वो होता है या नहीं होता, उसमें क्या हकीकत है, क्या करना चाहिए इंसान को? देखिए बिल्कुल 24 साल की उम्र एक मैच्योर एज है, इतना कोई कम उम्र नहीं है कि हम कहें कि इसमें आप मैच्योर फैसला नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि ये तो हकीकत है फ़िज़ा कि अगर आपको किसी से मोहब्बत होती है तो पहली नज़र में ही होती है। हाँ, इस पे मेरा कोई दूसरी राय नहीं है। मेरा ज़ाती गाना पहली नज़र में ऐसा जादू कर गया, सही बात है। देखिए ना, हम आज तक जितनी भी मोहब्बत के किस्से कहानियाँ हमने पढ़ी और स्टोरीज हमारे सामने हैं, एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, उनकी मोहब्बत हमेशा फर्स्ट साइट की मोहब्बत, पहला खुमार, ऐसी शायर पागल थोड़ी है सब, ये गाने इतने पॉपुलर हैं। शायरों में मैं कुछ कमेंट नहीं करती हूँ उनके लिए। मैं पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए, ये सब किस लिए है? तो जो मोहब्बत होती है ना, वो पहली नज़र में ही होती है। अगर आपको इतना सोचना पड़े कि यार मैंने इससे मोहब्बत करनी है नहीं करनी, और बहुत वक्त लगे आपको इससे मोहब्बत करने में, तो वो मोहब्बत नहीं हो सकती, वो कोई चाहत या उल्फत हो सकती है। मगर देखिए मैं एक और बात बोलूँगी, देखिए बंदे को ना एक बार किसी को देखा, मोहब्बत हो गई, ठीक है ना, और उसके बाद वो कुछ और निकला, तो बाद में जलालत भी तो हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब आपको अगर किसी से फर्स्ट साइट पे जो मैं देखें, फर्स्ट साइट में हमेशा जो होती है ना, वो अट्रैक्शन होती है। आप उसको अट्रैक्शन का नाम दें, जो पहली नज़र में आपको होती है वो अट्रैक्शन होती है, अच्छा लगना, ये अच्छा लगना, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो इस कदर अच्छा लगता है आपको कि वो आपके दिमाग पर इतना सवार हो जाए कि आपके दिल में उतरना शुरू हो जाए, तो वो फिर कहीं मोहब्बत की इलामत उसमें शुरू हो जाती है। अच्छा, लेकिन मैं फिर
जो हमारे टीनेजर्स हैं उनको ये ज़रूर कहूँगी कि क्योंकि उस उम्र में अगर तो आपको ये लगता है कि हर चौथा बंदा आपको अच्छा लग रहा है, जो कि लगता है आजकल, तो फिर ज़रा सोच लें कि इन 4 में से कौन सा है जो ज़्यादा आपको लगता है कि मोहब्बत के काबिल है। लेकिन अगर आपको 4 लोग एक वक्त में अच्छे लग रहे हैं ना, तो वो मोहब्बत नहीं है, वो नहीं हो सकती मोहब्बत। मोहब्बत में तो फिर जब एक महबूब एक है फिर ना, वो फिर 4 नहीं हो सकते। तो अगर आपको कोई एक इंसान पसंद आया है, लेकिन अगेन वही बात है, क्योंकि बच्चे हमारे ये सुन रहे हैं प्रोग्राम, तो वो क्योंकि हम उस लेवल की बात कर रहे हैं कि शायद जिस उम्र में जाके आपके पास ये सेंस आ जाती है या आप ये सोच लेते हैं कि यार ये मोहब्बत जो है ना ये आगे पीछे नहीं हो सकती। बेसिकली मोहब्बत तो रूह का कनेक्शन है ना। अच्छा, एक और फिज़ा आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं जो रिसर्च भी हमें बताती है और जो हमने मोहब्बत पे लिटरेचर देखा है और हमें ये नज़र आता है, जो मर्द की मोहब्बत होती है उसमें बहुत शिद्दत भी होती है और बहुत कम मर्द होते हैं, यानी आप ये कह लीजिए कि कोई 10% ऐसे होंगे, शायद उससे भी कम होंगे, जिनकी मोहब्बत औरत की मोहब्बत से कई ऊपर वाला दर्जा रखती है। अच्छा, बिल्कुल। अगर मर्द सही मोहब्बत करता है ना, तो वो औरत से कई दर्जे ऊपर है। आप देख लीजिए हिस्ट्री उठा के, जितनी कुर्बानी मर्द ने दी होगी वो नहीं हो सकती। अगर कोई वाकई ही मर्द किसी की मतलब जो कहते हैं ना मोहब्बत में पागल होना या अपने हवास खो देना, वो मर्द औरत की मोहब्बत में खोता है। और औरत अगर पता कैसे चलेगा फिर इस चीज़ और का? अगर औरत किसी की मोहब्बत में हवास खोती है ना, तो वो सिर्फ औलाद होती है। पहले यहाँ तो ये क्लियर कर देना, ताकि ये जो बहनें बेचारी वहाँ अटक गई हैं, मैं खुद अटक गई, मुझे भी आपने छोड़ दिया बीच में। समझाएं ये कि अगर कोई मर्द किसी औरत से मोहब्बत करता है, औरत को कैसे पता चलेगा कि ये जो है ना सच्ची मोहब्बत करता है? पहले कॉल ले लूँ फिर आप। बिल्कुल जी, कौन है जी? इलियास लाहौर से। हाँ जी, लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इलियास, क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहूँगा, मेरी भी ना ऐसे पहली नज़र में 14 साल पहले शादी हुई थी एक डिक्शन से। अच्छा। को मैंने ये कहा था कि आप पहले मुसलमान हो जाए, कलमा पढ़ ले, बाद नबी का, तो शादी कर ले। शादी कर ली। 14 साल मेरी वाइफ रही है वो, ठीक है। अभी जैसे आपने कहा पहली नजर में नुकसान भी इंसान को ही होता है अगर जानते ना हो। अब वो 5 बच्चे मेरे लेके जज्बाती इतनी है, वो 1 मिनट में अपने भाई के वर्गलाने में आई है, पास्टर है यूनाबाद में, 5 बच्चे लेके उधर चली गई अपने खानदान में। क्रिश्चियनों में मेरे बच्चे रह रहे हैं वहाँ। देखिए मेरी कैसी जिंदगी तबाह हुई है ये। अब वो बच्चे ना मैं ले सकता हूँ, इस्लामपुरा पुलिस है, इन्होंने उनके हवाले कर दिए हैं मेरे बच्चे भी। मैं बड़ी मुश्किल उसकी जज्बात की वजह से, उस लड़की की। हाय अल्लाह, कितनी तकलीफ में बेचारे। जामिया नमिया में हमारे फतवे भी हुए हैं, सब जमातों में फतवे हुए हैं, पर कुछ भी नहीं होता। आपको हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं ना, तो यहाँ पर उसके आपके इसी मसले के ऊपर बात भी करते हैं, ठीक है? एक ब्रेक के बाद। अच्छा जी, जो हमारे पास कॉल आई थी उसके हिसाब से हम जवाब लेना चाहेंगे। अफाफ, जिनको मसला हुआ है, 5 बच्चे लेके जो है वो बेगम चली गई हैं, और अब उनके साथ मसला ये है कि वो बच्चे ले भी नहीं सकते क्योंकि कानून है, डिफरेंट है। और देखिए फिजा, जैसे हम अभी बात कर रही थी, जो पहली नज़र की मोहब्बत उन्होंने कही कि मुझे हुई, तो पहली नज़र की मोहब्बत में चंद लम्हे ही चाहिए होते हैं ना, वो सिर्फ चंद लम्हों की बात है, ये जहन में रखें। लेकिन जो शादी करने का फ़ैसला है वो उम्र भर का फ़ैसला है। वो आपके 14 साल लग जाएँ, 40 लग जाएँ, जितने भी लग जाएँ, तो आपने वो फ़ैसला बड़ा सोच समझ के करना है। आपने बहुत सारी और चीज़ें भी देखनी है, उसका किरदार देखना है, उसकी फैमिली देखना है, उसके रिलीजियस ट्रेंड्स देखने हैं, सब चीज़ें आपने देखनी है कि क्या वो आपकी कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। अगर नहीं है तो उस मोहब्बत को बस फिर आप अपने दिल में रखें, उसको एंजॉय करें, वो जब याद आए उसको याद करें, लेकिन प्लीज़ अपने ख़ानदान की, अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ मत तबाह करें। आय है। हमारे पास लियो बर्ड मौजूद हैं, टिकटॉक पे वायरल है, बड़े ज़बरदस्त सिंगर है, और मैं कहूँगी कि आज बहुत कुछ हमें सुनाएंगे। और सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहूँगी, आपने टाइम निकाला, हमारे पास भी आए, वरना तो आप अपने टिकटॉक की लाइफ में बहुत मशहूर हैं हर जगह, और बड़ा ट्रेंड आपने सेट किया। कहीं पे भी लोग खड़े होते हैं, बैठे होते हैं, वहाँ जाकर गाना शुरू कर देते हैं। दिस इज समथिंग यूनिक। जी बिल्कुल, ये टिकटॉक के लिए क्योंकि एल्गोरिथम है कि आप लाइक ऑडियंस में या करें। वैसे मैं गाता था, इतना वायरल नहीं होता था। हाँ। तो फिर मैंने ये तरीका अपनाया, तो ये टिकटॉक में मैं पहला ही हूँ कि जिसने ये स्ट्रीट सिंगिंग ये ट्रेंड स्टार्ट किया। चले जी, फिर आप हमें आज क्या सुना रहे? मेरा एक काफ़ी ये वायरल जा रहा है मसला के नाम से, कि किसी के पास में मैं जाकर कहता हूँ यार मसला है, वो कहता क्या मसला है, फिर मैं कहता हूँ कि वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो
था ना आना दिल का उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का उम्र गुजरी है मगर दर्द ना जाना दिल का ओ कोई उड़दा कहा जाता है सज्जन मुका जाते ते लग मौत दा ना जाता। वाह वाह वाह, झोल झोल खड़े हो जाए। आ जाए अफाफ, खड़े हो जाते, जरा एंजॉय करें सही से, है ना, हम तो मजा करें। थैंक यू। झोल जो तू नहीं तो ऐसा मैं चेहरा के जिसकी खूबसूरती मांद पड़ी हो, ऐसा मैं दरिया जो बहना ना चाहे हुण तेरो तेनू चांदे चांदे तेरे हुस्न ते मर दे असी रोज की करिए सजना बोल सजना बोल की करिए रामा रामा तू खो तेरे ते मैं वारी जावा मैं तेरे गुन गावा मैं रामा मोड़ लिया हुण तेरो तेनू चांदे चांदे तेरे हुस्न ते मर दे असी रोज की करिए सजना बोल। वो जो बीच में दूसरा गाया था वो भी गाए, वो भी गाए जल्दी से। बहुत सोनिए जे तेरे नाम वाह वाह वाह, दगा मैं कमावा नी रब करे मैं मर जावा हाय अल्लाह दी सो मैं मर जावा दुनिया तो डर के जे तेनू छड़ जावा नी रब करे मैं मर जावा हाय अल्लाह दी सो मैं मर जावा हो लबनी नी तेरे जही चीज जहान ते सो तेरी खावा हाथ रख के कुरान ते अफुल्ला जेहा दिल तेरा अफुल्ला जेहा दिल तेरा जे कदी मैं दुखावा नी रब करे मैं मर जावा हाय अल्लाह दी सो मैं मर जावा मर जावा सही से। वाकई मोहब्बत के पीछे आज का हमारा जो शो था वो मोहब्बत पे था, इन्फेक्चुएशन पे था। तो जिसको अगर इन्फेक्चुएशन की समझ नहीं है ना तो शादी करके बस मर जावा। अल्लाह हाफ़िज़।